Welcome to the official YouTube channel of Gyan Sagar Institute. Today we will solve 2024 question paper of CDP. First question, academic performance and intellectual abilities gradually improve in children who leave deprived setting and enter enriched settings. इसमें हमसे पूछा है कि जो academic performance है और जो intellectual abilities हैं वो gradually improve हो सकती हैं ग्रेजुअली इंप्रूव हो सकती हैं इन चिल्ड्रन हु लीव डिप्राइव्ड, जो डिप्राइव्ड सेटिंग से एंटर करेगा एनरिच्ड सेटिंग्स में। ठीक है, एनरिच्ड सेटिंग्स का मतलब होता है जिसमें आपके मल्टीपल डेवलपमेंट्स काउंट होंगे, जैसे सोशल भी हो सकता है, मोरल भी हो सकता है, लैंग्वेज भी हो सकता है। तो उस एनरिच की तरफ मूव करने से ये कौन से इसमें से कौन सा है जो डेवलपमेंट के बारे में हमें बता रहा है? कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट एंड डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन। तो इसमें से जो इम्प्रूवमेंट है ये हमें बता रहा है ऑप्शन नंबर 3, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट। असर्शन में दिया है, व्हेन वी लुक एट चाइल्डहुड एज अ सिंगल कैटेगरी वी लूज आउट on the social and cultural differences between children with regard to gender, ethnicity, social class. रीजन है चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो असर्शन में दिया है कि अगर हम चाइल्डहुड को एक सिंगल कैटेगरी की तरह देखते हैं, ठीक है, तो इसमें हम अलग अलग जो चीज़ें हैं जैसे सोशल कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड जेंडर, एथनिसिटी, सोशल क्लास जो है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है, लूज कर सकते हैं। लेकिन रीजन में दिया है चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सेकंड में चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि चाइल्डहुड की जो स्टेज, डेवलपमेंट की स्टेज हम पढ़ते हैं उसमें सोशल कंस्ट्रक्शन के थ्रू बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सोशल के थ्रू ही वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है, मोरल डेवलपमेंट उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। Which of the following is not proposed by Jean Piaget as affecting change in cognition? जीन प्याजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, इनमें से कौन सा है जो उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है? ठीक है, अफेक्ट नहीं होता है। एक्टिविटी, बायोलॉजिकल मैचुरेशन, कल्चरल टूल्स एंड इक्विलिब्रियम। तो जीन प्याजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, इसमें इन्होंने जो कॉग्निशन का प्रोसेस है उसके बारे में बताया, और दूसरी चीज़ जो स्टेजेस में किस तरीके से बच्चे के अंदर कॉग्निटिव कॉग्निशन जो है वो डेवलप होता है उसके बारे में बताया। तो एक्टिविटी फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, एक्टिविटी इसमें करेक्ट है क्योंकि इन्होंने बताया था जो बच्चे हैं उनको कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला गया है, ठीक है, या लिटिल साइंटिस्ट बोला गया है जो एक्टिविटी के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं। सेकेंड है बायोलॉजिकल मैचुरेशन, बायोलॉजिकल मैचुरेशन भी इसका पार्ट है, जो कॉग्निशन है, जो ब्रेन है वो इस चीज़ से डेवलप होता है। ठीक है, और थर्ड है कल्चरल टूल्स। कल्चरल टूल्स का मतलब है कि जब वो सोशली किसी से इंटरेक्ट करेगा तब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि कल्चरल टूल्स के बारे में इन्होंने नहीं बताया है, ठीक है, या सोशल जो डेवलपमेंट है उसके बारे में वाइगॉट्स्की ने एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरी में। और इक्विलिब्रेशन के बारे में मतलब बैलेंस जो है, जब आप किसी नई चीज़ को सीखते हो तो ब्रेन जो है वो एक बैलेंस स्टेट में होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। तो फोर्थ ऑप्शन भी इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन थर्ड कल्चरल टूल प्याजे ने हमें नहीं बताया। असर्शन में है जीन प्याजे अज्यूम दैट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज डिपेंडेंट सोलली ऑन हेरिडिटी। जीन प्याजे जो है वो अज्यूम करते हैं कि जो लर्निंग का प्रोसेस है, जो किसी चीज़ को आप एक्वायर कर रहे हो, सीख रहे हो, तो वो डिपेंड है सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी पे। सेकेंड है डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। डेवलपमेंट जो है वो रिजल्ट है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ठीक है, सिर्फ हेरिडिटी पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और सेकंड ऑप्शन में हमें दिया है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अगर हम असर्शन के परस्पेक्टिव में इसको देखते हैं तो ये प्याजे ने हमें नहीं बताया, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। According to Jean Piaget, when children cannot handle new experience within their existing cognitive structure, they experience dash and resort to. जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं अगर वो नई सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस को, तो उनका जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो एक्सपीरियंस करता है किस चीज़ को। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि इन्होंने स्केमा के बारे में हमें बताया, मतलब जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है जिसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट है एसिमिलेशन, सेकेंड इज इक्विलिब्रियम, थर्ड न्यू सिचुएशन, फोर्थ डिसइक्विलिब्रियम,
and last is accommodation. एसिमिलेशन का मतलब है जब किसी नई इंफॉर्मेशन का एडिशन होता है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। तो जब हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं या बच्चा जो है वो नई चीज़ को सीखता है तो उसका माइंड एक स्टेट में जाता है जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा कि उसका जो माइंड है वो एक बैलेंस्ड स्टेट में होगा उस टाइम पे, ठीक है। उसी सिचुएशन में जो उसने चीज़ सीखी थी उसी के बारे में अगर वो नई चीज़ नई सिचुएशन आती है उसके सामने तो उसका जो माइंड है वो दोबारा से इम्बैलेंस स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। उस चीज़ को समझने के लिए, प्रोसेस करने के लिए उसका माइंड जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में जाएगा। और लास्ट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब है कि जो भी उसने नई चीज़ को सीखा था, एसिमिलेट किया था, उसके अंदर वो मॉडिफिकेशन करेगा अपनी प्रीवियस नॉलेज में। उस पॉइंट को बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर वो हैंडल नहीं कर पा रहा है न्यू एक्सपीरियंस को, ठीक है, न्यू सिचुएशन को अगर वो हैंडल नहीं कर पा रहा है तो उसमें कौन सा होगा, डिसइक्विलिब्रियम। और सेकंड है एंड रिजॉर्ट टू, उसके बाद वो किस में जाएगा, एकोमोडेशन, मतलब उस चीज़ को वो अडेप्ट कर लेगा कुछ टाइम बाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, डिसइक्विलिब्रियम एंड अडेप्टेशन। While Piaget views children as dash, Vygotsky view children as dash. Piaget जो है वो बच्चे को किस तरीके से देखते हैं और Vygotsky किस तरीके से देखते हैं। तो Piaget के अकॉर्डिंग जो कॉग्निशन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे में होता है, ठीक है, उसमें वो क्या अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि वो माइंड से रिलेटेड है। और Vygotsky जो है वो अपने जो सोशल कंटेक्स्ट के बारे में उन्होंने बताया था, सोशल डेवलपमेंट के बारे में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। Piaget के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग, आइडियाज़ को मैनिपुलेट करने में एक्टिव होते हैं, जबकि वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग वो एक्टिव है सोशल कंटेक्स्ट। व्हाट आर द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी। कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट पे, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट है एज ऑफ इंडिविजुअल, आंसर गिवन बाय इंडिविजुअल फॉर अगेंस्ट स्टीलिंग, रीजनिंग अंडरलाइंग द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स। तो इसमें मोरल डेवलपमेंट में हम 3 लेवल पढ़ते हैं, 6 स्टेजेस पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने एक क्वेश्चन के बेसिस पे उन स्टेजेस को दिया था। उस क्वेश्चन को बोला जाता है हेन्स डिलेमा, ठीक है। हेन्स के बारे में उन्होंने एक सिचुएशन दी थी एडोलसेंट्स को, जिसके बारे में उन्होंने उनके रीजन सुने कि वो सही है या गलत है, या मोरल डेवलपमेंट में उनमें हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आंसर गिवन बाय इंडिविजुअल फॉर अगेंस्ट स्टीलिंग। स्टीलिंग का जो है वो हेन्स से रिलेशन है, ठीक है। जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था उसमें स्टीलिंग के बारे में आता है, तो सेकंड करेक्ट होगा। रीजनिंग अंडरलाइंग द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, और हर बच्चे का जो रीजन था उसके अकॉर्डिंग स्टीलिंग के ऊपर, ठीक है, उस रिस्पॉन्स को देखते हुए भी उन्होंने दिया था। एज ऑफ इंडिविजुअल इस पे नहीं होगा क्योंकि एज के अकॉर्डिंग जो है वो मोरल डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है किसी की एज ज़्यादा हो लेकिन उसमें मोरल डेवलपमेंट ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी इसमें करेक्ट होगा, फोर्थ। अकॉर्डिंग टू लिव वाइगॉट्स्की द एसेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या है, मास्टरिंग द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स, जो साइकोलॉजिकल टूल्स हैं उसमें मास्टर होना। साइकोलॉजिकल टूल्स का मतलब है, अब आपको पता है जो वाइगॉट्स्की है उनका सोशल डेवलपमेंट पे था, जो साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं जो साइकोलॉजी को इंक्रीज करने के लिए जो टूल्स होते हैं, जैसे आप जिस सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, जिस कल्चर में रहते हो, जिस लैंग्वेज का यूज करते हो, ठीक है, ये सारे आपके साइकोलॉजिकल टूल्स हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें करेक्ट होगा। According to Vygotsky, dash play an essential role in helping learners progress through the zone of proximal development. Vygotsky के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा जो एक असेंशियल रोल प्ले करता है जब आप लर्नर की प्रोग्रेस के लिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से निकल के दूसरे की हेल्प लेते हो, ठीक है। तो इसमें भी वाइगॉट्स्की में जो सोशल डेवलपमेंट है, इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमें बताया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में, मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में, एंड स्कैफोल्डिंग के बारे में। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो उन्होंने बताया कि बच्चे का जो लर्निंग प्रोग्रेस है जो वो खुद से कर सकता है, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा। और अगर उसको ज़्यादा सीखना है, ठीक है, लर्निंग में हेल्प चाहिए, तो वो मोर नॉलेजेबल अदर के पास जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाने का जो प्रोसेस है वो स्कैफोल्डिंग है, मतलब जो टेम्परेरी सपोर्ट बच्चे को दिया जाता है जब तक वो उस चीज़ को नहीं सीख रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। हॉवर्ड गार्डनर प्रपोज दैट इंटेलिजेंस, हॉवर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो क्या है। तो हॉवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बताया है, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में जो सारी इंडिपेंडेंट है।
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू मल्टीपल काइंड्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। जो इंटेलिजेंस है हॉवर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप इनको मल्टीपल काइंड्स में। इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय जेनेटिक एंड नॉट बाय एनवायरनमेंट, ये गलत है। दोनों जेनेटिक और हेरिडिटी से सॉरी एनवायरनमेंट से ये इंटरेक्ट होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस होता है। इट इज़ डोमिनेंटली अबाउट रिकॉल एंड मेमोराइजिंग, सिर्फ रिकॉल और मेमोराइज करना इंटेलिजेंस में नहीं आता है। इज प्राइमरी अबाउट इमोशनल लर्निंग, सिर्फ इमोशनल लर्निंग है, ये भी गलत है। वट इज़ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन या जो प्रोग्रेसिव स्कूल होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब होता है जिसमें टीचर सेंट्रिक अप्रोच से मूव होके चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच की तरफ मूव किया जाता है, ठीक है। मतलब बच्चे को सेंटर में रख के उन चीज़ों को पढ़ाया जाता है, उनको एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराया जाता है ताकि बच्चा जो है वो फ्रीली या फ्रीडम के साथ पढ़ सके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट एम्फेसाइजेस डिसिप्लिन एंड रोट मेमोराइजेशन। इसमें डिसिप्लिन है और साथ में जो रट्टा मारना रोट मेमोराइजेशन है उसका यूज होता है, ये गलत है। एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट एम्फेसाइजेस इंडिविजुअल लर्निंग एंड स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम्स, ठीक है। इसमें बच्चे का मेन फोकस जो है वो किस पे होगा? इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। हर अकेले अकेले बच्चे पे मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ के यहाँ पे लर्निंग करवाई जाती है और स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच का और क्लासरूम जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग दैट एम्फेसाइजेस स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, स्ट्रिक्ट नहीं होता है, ठीक है, अभी मैंने बताया डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर होता है। मेथड ऑफ टीचिंग दैट एम्फेसाइजेस मैक्सिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया इन द क्लासरूम। ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है या मल्टीमीडिया है उसका यूज़ किया जाता है, ये भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है गर्ल्स इन अ मिडल स्कूल माइट ऑफन बी साइलेंट एंड नॉन पार्टिसिपेटिव इन क्लासरूम डिस्कशन। जो मिडिल स्कूल की गर्ल्स हैं वो ज़्यादा साइलेंट रहती हैं और नॉन पार्टिसिपेटिव होती हैं क्लासरूम डिस्कशंस में। रीज़न में है गिव देयर जेनेटिक मेकअप आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉम्प्रीहेंड एंड कोप अप विद द चैलेंजिंग करिकुलम इन द मिडिल स्कूल। ये इसलिए होता है क्योंकि जो गर्ल्स हैं उनका जेनेटिक मेकअप ही इस तरीके से हुआ है कि वो कॉम्पिटेंट पर्पज से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकती और कॉप अप नहीं कर सकती हैं चैलेंजेस जो क्लासरूम में या करिकुलम में फेस होते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन तो गलत है, ये हेरिडिटी के थ्रू नहीं आता है। जेंडर रोल्स या जेंडर बायसनेस हम जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या सोसाइटी है वो उनको बनाती है, जेनेटिक मेकअप से नहीं आता है, ठीक है। फर्स्ट इसमें दिया गर्ल्स इन मिडिल स्कूल माइट ऑफन साइलेंट एंड नॉन पार्टिसिपेटिव। ये उसके जो डेवलपमेंट है उस बेस पे होता है, जैसा उसका सोशल डेवलपमेंट होगा, जो उनका फैमिली का एनवायरनमेंट होता है उस बेसिस पे वो उस तरीके से डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा और सेकंड वाला गलत होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। द नेचर ऑफ असेसमेंट शुड बी डैश एंड असेसमेंट टास्क शुड बी डैश। जो असेसमेंट का नेचर है वो कैसा होता है और असेसमेंट का जो टास्क है वो कैसा होता है। तो असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो हम इवैल्यूएशन के अंडर असेसमेंट आता है, जिसमें बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और इसमें जो टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस है वो भी होता है, टीचिंग एंड लर्निंग प्लस डायग्नोस्टिक टेस्ट के बेसिस पे उनको रेमेडियल टीचिंग भी प्रोवाइड होती है एंड फीडबैक भी प्रोवाइड होता है उसी के बेसिस पे, ठीक है। तो जो नेचर है असेसमेंट का वो कैसा होता है? डायनामिक। डायनामिक का मतलब है प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड मीनिंग कि जो स्कूल जो करिकुलम है उसमें जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो भी होता है, यूनिट टेस्ट है, क्लास टेस्ट है या मिड टर्म टेस्ट है, वो सारा इंक्लूड होगा। और जो असेसमेंट का टास्क है वो ऑथेंटिक होता है। ऑथेंटिक का मतलब है जिसमें रियल बेस जो होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, डायनामिक इज प्रोसेस ओरिएंटेड एंड ऑथेंटिक मीन रियल। तो असेसमेंट का जो प्रोसेस है उसको आप काउंट कर सकते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट से, और जो असेसमेंट का टास्क है जिसमें आप रिजल्ट देख के उसका जो एकेडमिक रिजल्ट होगा उसको देख के उसको एक्सप्लेन करोगे, तो असेसमेंट का टास्क आप ले सकते हो समेटिव असेसमेंट। इट इज एडवाइजेबल नॉट टू रिलाई ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट वाइल कंडक्टिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये एडवाइस किया जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट पे रिलाई नहीं करोगे इस बच्चे को असेस करने के लिए, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बेसिस पे ही आप उसको असेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें बाकी चीज़ें आती हैं बहुत सारी, जैसे आप फीडबैक देते हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, फिर आप उसको इम्प्रूवमेंट के लिए रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कराते हो, तो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बेस पे नहीं होगा।
रीजन में है इन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग स्कोर आर कंपेयर टू सेट ए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होते हैं CRT, इनमें एक क्राइटेरिया गिवन होता है टेस्ट में, ठीक है। ये क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है आपको बोला जाए कि आपके पास क्राइटेरिया है कि आपके पास 85% मार्क्स ही होने चाहिए, ठीक है। तो उस जो क्राइटेरिया होगा उसको एक परफॉर्मेंस मतलब एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, जैसे 85% है तो उसके बेसिस पे ही उनको इवेल्युएट किया जाता है या असेस किया जाता है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2। Which of the following is an example of a question that promote analytical skill in student? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है क्वेश्चन का जो एक एनालिटिकल स्किल को बच्चे के अंदर जो डेवलप करता है, ठीक है। तो एनालिटिकल स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जिसमें बच्चा जो है वो किसी होल को पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, ठीक है। उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स में उसको डिवाइड कर सकता है ताकि वो इजी रहे परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें दिया है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए मैमल। मैमल की डेफिनेशन क्या है? तो ये डेफिनेशन बेस्ड है, मतलब ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप एनालिटिकल में काउंट नहीं करोगे। सेकंड इज एक्सप्लेन द की करेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल। मैमल की करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, ये भी मेमोरी बेस में आएगा। थर्ड है हाउ हैव मैमल्स अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। जो मैमल्स हैं वो अलग अलग जो एनवायरनमेंट है उसमें किस तरीके से अडेप्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन इज एनालिटिकल बेस है जिसमें आपको एनालिसिस की जरूरत होती है, ठीक है। सेगमेंट्स में पार्ट को आप टॉपिक को डिवाइड करोगे फिर उसको ढूंढोगे, ठीक है। और फोर्थ है टेल अ फ्यू एग्जाम्पल एंड ए फ्यू एग्जाम्पल्स नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक। बुक में से आपको कुछ एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स काउंट करने हैं, ठीक है। तो ये जो करेक्टराइजेशन होता है, ठीक है, या क्लासिफिकेशन होता है उसको बताता है, एनालिटिकल स्किल को डेवलप नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा। An inclusive classroom does not offer differentiated instruction। जो inclusive classroom होते हैं उनमें differentiated instructions का use नहीं किया जाता है। differentiated instruction का मतलब है किसी भी चीज़ को explain करने के लिए, कोई भी topic अगर आप explain कर रहे हो उसमें आप अलग अलग methods अलग अलग तरीके से उस sentence को explain करोगे ताकि हर तरह का जो बच्चा है वो उसको समझ पाए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में या क्लासरूम में हम पढ़ते हैं जो हर बैकग्राउंड का बच्चा है वो उसमें पढ़ सकता है, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड है चाहे वो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा क्योंकि उसमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज़ होता है, क्योंकि उस क्लासरूम में आपको बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं बच्चों में। Inclusion is a policy that stresses equal opportunities by providing same learning goals, strategies and assessment methods. Inclusion एक पॉलिसी है जो equal opportunity पे स्ट्रेस डालता है, प्रोवाइडिंग सेम लर्निंग गोल्स होती हैं उसमें, सेम स्ट्रैटेजीज होती हैं और सेम असेसमेंट मेथड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो असेसमेंट मेथड है वो तो सेम होगा, लेकिन लर्निंग गोल्स और जो स्ट्रैटेजीज है वो आप अलग अलग यूज़ होती हैं, हर बच्चे के लिए सेम नहीं होता है, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं लेकिन सेम लर्निंग गोल्स भी होंगे लेकिन स्ट्रैटेजीज उसमें डिफरेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट। यूज ऑफ पीपल फर्स्ट लैंग्वेज सच एज यूजिंग द डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी इंस्टेड ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट, ठीक है। यूज ऑफ पीपल फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे कि आप लैंग्वेज का यूज कर रहे हो जिसमें फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में दिया है कि स्टूडेंट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें स्टूडेंट को पहले रखा हुआ है फिर उसकी डिसेबिलिटी को रखा हुआ है। और सेकंड है इंस्टेड ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट, या फिर आपने पहले डिसेबिलिटी को हाईलाइट किया है फिर स्टूडेंट को बताया है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, ये एक जो ऑफेंसिव स्टेटमेंट है उसको नहीं बताता है, ठीक है। सेकंड वाला ऑफेंसिव हो सकता है जिससे बच्चे की जो डिसेबिलिटी है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, तो आप इस वर्ड का यूज़ करोगे। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? टेक्स अवे द एम्फेसिस फ्रॉम डिसेबिलिटीज एंड इज नॉट इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन, इज इन कंसोनेंस विद द ह्यूमन राइट अप्रोच टू इंक्लूजन। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। ये किस चीज़ को बताता है? जो ह्यूमन राइट अप्रोच है इंक्लूजन में, इंक्लूसिव एजुकेशन में आप ऑफेंसिव वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हो बच्चे की डिसेबिलिटी या इनकैपेबिलिटी को हाईलाइट करने के लिए। तो आप वहाँ पे जो ह्यूमन राइट है उसके अकॉर्डिंग ये आता है, ठीक है। जो रूल हम जो लॉ हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट ने शुरू किया था RPWD एक्ट के अंडर। एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस टू केटर टू नीड ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल डिफिकल्टीज इंक्लूड। जो बच्चे विजुअल डिफिकल्टी फेस करते हैं या देख नहीं सकते हैं उनके लिए कौन सी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस जो है वो उसका एग्जांपल यहाँ पे बताना है। अल्टरनेटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस, ब्रेली एम्बोजर एंड डिस्प्लेस,
स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर एंड यूज ऑफ साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वो विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो साइन का यूज इसमें नहीं होता, ये हियरिंग में यूज हो सकता है। बाकी इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ए, बी एंड सी। ऑप्शन नंबर 1। To support inclusion of student with autism, it is advisable to इंक्लूजन एजुकेशन को या इंक्लूजन स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए विद ऑटिज्म, जिसको ऑटिज्म है, क्या एडवाइस किया जाता है। तो ऑटिज्म भी एक डिसऑर्डर है या डिसेबिलिटी आप बोल सकते हो, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें मेंटल मतलब कॉग्निटिव लेवल जो है वो भी डेवलप नहीं होता है, ठीक है। लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, इन सब में जो है वो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हो? अवॉइड गिविंग विजुअल सपोर्ट एंड विजुअल क्यूज, क्रिएट अ क्लासरूम सेटिंग दैट इज ओवर स्टिमुलेटिंग, फॉर्म एन अनस्ट्रक्चर्ड सेटअप विद रैंडम रूटीन, यूज कंक्रीट, लिटरल एंड कंसिस्टेंट लैंग्वेज। तो इसमें फर्स्ट जो 3 ऑप्शंस हैं वो गलत है, ठीक है। आप सिर्फ अवॉइड गिविंग, जो विजुअल सपोर्ट है वो उसको प्रोवाइड नहीं कराओगे। क्रिएट क्लासरूम सेटिंग, ओवर स्टिमुलेटिंग, बहुत ही हाई लेवल के जो क्वेश्चन है या बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स आप प्रोवाइड कराते हो जिससे उसका जो बिहेवियर है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। फॉर्म एन अनस्ट्रक्चर्ड सेटअप विद अ रैंडम रूटीन, अनस्ट्रक्चर्ड सेटअप प्रोवाइड नहीं होगा, स्ट्रक्चर्ड होता तो करेक्ट होता। यूज कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब है जो चीज़ें वो खुद फील कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनको वो देख सकते हैं या इमेजेस के थ्रू हो सकता है ये, ठीक है, इलुस्ट्रेशन के थ्रू आप चीज़ों को समझा सकते हो कंसिस्टेंट लैंग्वेज का यूज़ करके। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। In order to address the need of talented and creative children in the classroom, it is important to जो टैलेंटेड और क्रिएटिव चिल्ड्रन है उनकी नीड्स को एड्रेस करने के लिए आप क्या चीज़ कर सकते हो। तो जो क्रिएटिव चिल्ड्रन है उनकी जो क्रिएटिव चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन से अपोजिट होंगे, मतलब जिनका वोकैब ज़्यादा होगा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ज़्यादा होती है, क्रिएटिव होते हैं, क्रियोसिटी इनमें ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में इसमें दिया है कीप देम एंगेज एंड इंटरेस्टेड इन लर्निंग प्रोसेस, आप उनको जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें एंगेज रखोगे। प्रोवाइड देम विद डिटेल्ड एंड एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, बहुत डिटेल और एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराओगे। इंश्योर दैट दे रिसीव हायर ग्रेड देन देयर पीयर्स, अपने पीयर से वो ज़्यादा ग्रेड रिसीव करें, ये प्रोवाइड कराओगे। तो ये तो कॉम्पिटिशन को इंक्रीज करता है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट आती है। गिव प्राइमेसी टू देयर कॉग्निटिव रिक्वायरमेंट ओवर इमोशनल, उसके कॉग्निटिव को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखोगे उसके इमोशनल नीड्स के अलावा, ठीक है। तो ये भी गलत है क्योंकि हर जो डेवलपमेंट है, हर तरह का जो डेवलपमेंट है उसको इक्वल लेके चलना होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। कीप देम एंगेज्ड एंड इंटरेस्टेड इन द लर्निंग प्रोसेस, जो लर्निंग प्रोसेस है आप उसको उसमें उनको एंगेज रखो। टीचर शुड डील विद फेलियर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, जो बच्चे क्लासरूम में फेलियर फेस कर रहे हैं उनके साथ उनको टीचर्स को किस तरीके से डील करना चाहिए। बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देयर ओन पैडागोजिकल स्ट्रेटजीज, उसमें खुद की जो पैडागोजिकल स्ट्रेटजीज है, मतलब जिस तरीके से, मतलब जो स्ट्रैटेजी का यूज़ करके वो पढ़ाते हैं बच्चे को, उनको दोबारा से देखना चाहिए कि वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। बाय करेक्टिंग एंड ओवर करेक्टिंग द स्टूडेंट हु हैव फेल्ड, बच्चे को जो फेल हुआ है उसको आप करेक्ट करोगे या ओवर करेक्ट करोगे, ये भी गलत है। बाय एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट टू फेल स्टूडेंट टू असेस इंटेलिजेंस, ठीक है, उनके लिए एक स्टैंडर्डाइज आईक्यू टेस्ट रखोगे जो फेल हुए हैं, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। आइडेंटिफाइंग द कास्ट ऑफ स्टूडेंट एंड, बच्चे की जो कास्ट है पहले उसको आइडेंटिफाई करोगे। टेलिंग पेरेंट टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट, और पेरेंट्स को बोलोगे कि उनको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराए। इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, जो टीचर है वो खुद की जो पैडागोजिकल स्ट्रैटेजीज है उनको इम्प्रूव करेगा। वट इज द रोल ऑफ प्रायर नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग जो कि एक्टिविटी बेस्ड होती है उसमें प्रायर नॉलेज का क्या मतलब है। प्रायर नॉलेज होता है जो बच्चे के पास खुद का नॉलेज है, ठीक है, किस बेस पे हो सकता है, जो जिस कल्चर में वो रहता है, जिस सोसाइटी में वो रहता है, जो लैंग्वेज वो यूज़ करता है, उसमें से उसके पास जो नॉलेज है उसको प्रायर नॉलेज बोला जाता है, ठीक है। Prior knowledge can hinder the learning process since children come to school with a lot of misconception. Prior knowledge is important for building connection and facilitating new learning. Prior knowledge is only important for low advanced learning who are already familiar with the topic. Prior knowledge is only important for learners who have high level of intrinsic मोटिवेशन। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है कि जो प्रायर नॉलेज है वो इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग कनेक्शन और फैसिलिटेटिंग न्यू लर्निंग, ठीक है।
इसका आप एक मैक्सिम से भी ले सकते हो, फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक है, अगर ये टीचर करवा रहा है तो जो चीज़ें पहले उसको पता है पहले आप वो डिस्कस करते हो, उसके बाद जो नहीं पता है उसकी तरफ मूव करते हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक है, तो प्रायर नॉलेज एक इम्पॉर्टेंट है, एक कनेक्शन बिल्ड करने में, जो वो पहले पढ़ चुका है और जो आगे आप उसको पढ़ाना चाहते हो। How can teachers support student in becoming self-directed learners in a constructivist classroom? Teachers जो है वो बच्चे को किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में? तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मतलब होता है सेल्फ असेस करना। ठीक है, मतलब बच्चा जो है वो खुद की इम्प्रूवमेंट वो खुद से ही असेस करेगा कि वो कितना इम्प्रूव कर चुका है और कितना नहीं कर चुका है। ठीक है, तो बाय प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट फीडबैक एंड ग्रेड टू मोटिवेट स्टूडेंट टू आउट परफॉर्म ईच अदर, आप उसको एकदम से फ्रिक्वेंट फीडबैक प्रोवाइड कराओगे। बाय सेटिंग एक्सप्लिसिट गोल एंड ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल लर्निंग टास्क, आप एक गोल उसको दे दोगे, ऑब्जेक्टिव दे दोगे जो जिससे लर्निंग टास्क उसका पूरा हो। बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग, ये इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, खुद की लर्निंग की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको खुद से देना। एंड डेवलप सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स, और उसके अंदर जो सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, इससे जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो भी डेवलप होता है। Intrinsic motivation. A middle school teacher keep in regular touch with the parent of student for her class to understand them better. जो मिडिल स्कूल का टीचर है वो रेगुलर टच में रहते हैं उनके बच्चों के पेरेंट्स के साथ, ताकि जो क्लास है या बच्चे हैं उनको वो अच्छे से समझ सकें। करेक्ट स्टेटमेंट है। कम्युनिटीज शुड डायरेक्ट हाउ एंड व्हाट द चिल्ड्रन शुड लर्न, जो कम्युनिटीज है वो उनको डिसाइड करना चाहिए कि बच्चे को क्या चीज़ सीखनी है और क्या चीज़ लर्न करनी है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन रीजन जो है वो गलत है, क्योंकि कम्युनिटीज डिसाइड नहीं करती है, वो खुद डिसाइड करता है उसको। जो हमने सेल्फ रेगुलेशन हमने पढ़ा, जिसमें बच्चा जो है वो खुद रेगुलेट करेगा खुद को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, थर्ड इसमें करेक्ट। In order to advance problem solving skill of learner, teacher should encourage dash and should promote dash thinking among learners. जो एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, अगर टीचर को बच्चे में वो डेवलप करवाने हैं, ठीक है, तो टीचर शुड एनकरेज, उनको किस चीज़ के लिए एनकरेज करना चाहिए? इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, वर्बलाइजेशन। वर्बलाइजेशन, वर्बलाइजेशन का मतलब है उसको खुद से प्रोड्यूस करना। ठीक है, उनके अंदर जो एबिलिटी है, क्रिएटिव एबिलिटी है, इमेजिनेटिव पावर है, उसको इंक्रीज करना। और दूसरा इसमें दिया है शुड प्रमोट डैश थिंकिंग अमंग लर्नर, और ये किस कौन सी थिंकिंग को प्रमोट करता है? एनालॉजिकल। एनालॉजिकल, एनालॉजिकल का मतलब है जो चीज़ें वो पहले पढ़ चुका है और जो नई चीज़ें पढ़ रहा है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन या कंपैरिजन देख के, ठीक है, कि उनमें उन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, उस चीज़ को ये प्रमोट करता है। इन डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट्स, जो डिस्कवरी लर्निंग है उसमें क्या होता है? तो डिस्कवरी लर्निंग एक स्ट्रैटेजी है। डिस्कवरी लर्निंग एक स्ट्रैटेजी है जो सोशल साइंस के टीचर ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। ये पास्ट से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू पास्ट, जिसमें आपको पास्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक दिया जाता है। ठीक है, ये हिस्ट्री का आप कंसेप्ट ले सकते हो। ठीक है, और उसके बेसिस पे उनको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लेके आनी होती है। ठीक है, कोई भी टॉपिक होगा जो पास्ट से रिलेटेड है और उसके रिगार्डिंग उनको एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लानी है, और वो जो टॉपिक है उसको वो स्टडी कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरीज में या जर्नल्स पढ़ के। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ड्राइव इन्फॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज, कंसिस्टेंटली मेक न्यू डिस्कवरी इन द वर्ल्ड। नई डिस्कवरी इसमें नहीं होती, डिस्कवरी का मतलब ही वही है जो पहले हो चुका है, डिस्कवर इन्वेंट। ठीक है, ड्राइव इन्फॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ थ्रू रिहर्सल एंड एक्सटेंडेड प्रैक्टिस, इंफॉर्मेशन को थ्रू रिहर्सल के थ्रू और एक्सटेंडेड प्रैक्टिस के थ्रू लेके आओगे। मेक न्यू डिस्कवरीज इन द वर्ल्ड, ये भी गलत है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ड्राइव इन्फॉर्मेशन देमसेल्फ, खुद से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लानी है, एक्सप्लोर करके और मैनिपुलेट करके, आइडियाज को थोड़ा बहुत चेंजेस ला के उनमें। Realizing that he is not paying attention in the science class and hence he is unable to understand the concept, Ramesh decide to sit at the front so that he can focus attention better. Which learning strategy is Ramesh using? ठीक है, जो रमेश है जो साइंस की क्लास में वो अटेंशन पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहा है पीछे बैठ के, तो वो आगे बैठ के उसको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी वो यूज़ कर रहा है? ठीक है, तो इसमें जो रमेश
के बारे में हमें बताया गया है, ठीक है। तो वो पीछे बैठ के उसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो आगे बैठना चाहता है, तो ये खुद की थिंकिंग के बारे में ही सोचना होता है, ठीक है। अपनी थिंकिंग के बारे में अवेयर होना, या आप इसको बोल सकते हो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, या फिर कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, या फिर नोइंग अबाउट नोइंग, ठीक है। जो चीज़ आपको पहले से पता है उसके बारे में दोबारा सोचना और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना, इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा, ये मेटाकॉग्निशन स्ट्रैटेजी का यूज कर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशन इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निशन, कॉग्निशन के पर्सपेक्टिव में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है इमोशन के बारे में जो करेक्ट है कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निशन के कंटेक्स्ट में। तो कॉग्निशन और इमोशन जो है इसमें आपकी बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, जिसमें से एक थ्योरी है ज़ेज़ोंग ने जो थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो इमोशन है एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, और जो कॉग्निशन है, लर्निंग का जो प्रोसेस है, वो दोनों ही आपस में कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमसे वही पूछा है कि दोनों में के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें दिया है इमोशन फैसिलिटेट एंड कोडिंग बट हैव नो इम्पैक्ट ऑन अटेंशन, इमोशन हेल्प इन एफिशिएंट रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन बट डू नॉट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन टू लर्न, emotion modulate various aspect of cognition, however degree and direction of effect depend on a range of factor, impact of emotion on learning is always univalent and has a positive effect only irrespective of the nature of emotion। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, जो मैंने आपको बताया कि जो इमोशन है वो मॉड्यूलेट करते हैं वेरियस इफेक्ट ऑफ कॉग्निशन पे, मतलब ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरडिपेंडेंट है। हाउ एवर डिग्री एंड डायरेक्शन इफेक्ट डिपेंड ऑन अ रेंज ऑफ फैक्टर, ठीक है। जो डिग्री है वो उसको अफेक्ट कर सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हाउ कैन टीचर इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन द स्टूडेंट, टीचर जो है वो बच्चे के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन को किस तरीके से इंक्रीज कर सकता है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको पता है जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, ठीक है। मतलब जिसमें कोई भी जो इंडिविजुअल है वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं है अपने मोटिवेशन के लिए, खुद से ही वो चीज़ों को करता है इसमें, ठीक है। इसमें एस्पिरेशन लेवल जिनका हाई होता है या जिसको ज़्यादा ज़रूरत है नीड के बेसिस पे भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्रीज होता है। तो इसमें फर्स्ट दिया बाय गिविंग रिमूवल पनिशमेंट, अगर आप पनिशमेंट को रिमूव कर दोगे तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये गलत है, ये एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड है। अगर आप पनिशमेंट दे रहे हो तो वो डीमोटिवेट है, अगर आप नहीं दे रहे हो तो वो मोटिवेट हो रहा है। बाय गिविंग नेगेटिव री आप उसको एक नेगेटिव री करोगे। ऑफरिंग रिवॉर्ड एंड प्राइजेस, ये एक्सट्रिंसिक का पार्ट है। बाय इनकलकेटिंग जॉय ऑफ लर्निंग, ठीक है। इनकलकेटिंग का मतलब होता है हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। आप उसके अंदर हैबिट फॉर्म कर दोगे लर्निंग को एक जॉय के साथ पढ़ना, इंजॉय करके पढ़ना, ठीक है। Which of the following statement correctly describe the relationship between intrinsic and extrinsic motivation? Intrinsic और extrinsic motivation में क्या relationship है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है। किस तरीके से होंगे, मान लो अगर आपका रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल की अगर मैं बात करूं, तो रिवॉर्ड अगर आपको मिल रहा है तो आपके अंदर एक मोटिवेशन है जिसको आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलोगे, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक से किस तरीके से अफेक्ट हो सकता है, अगर वो रिवॉर्ड जो है वो एक स्टेबल अमाउंट पे आ जाता है, ठीक है। आपके पास बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड हो गए, अब आपको उस चीज़ की नीड ही फील नहीं हो रही है, तो उसके अंदर जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिविजुअल कैन नॉट बी मोटिवेटेड बाय बोथ at the same time, can impact extrinsic motivation but extrinsic motivation cannot impact, ये दोनों impact करते हैं। intrinsic and extrinsic motivation can both impact an individual behavior but they operate independently of each other, intrinsic and extrinsic motivation can interact with each other in a complex ways with one type of motivation affecting the other। फोर्थ इसमें करेक्ट होगा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो है वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में कॉम्प्लेक्स वे में, जिसमें एक टाइप का जो मोटिवेशन है वो अफेक्ट कर सकता है दूसरे टाइप के मोटिवेशन को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। थैंक यू सो मच।